महीने तक वो लाने वगैरह कर रहे थे, सिस्टम ही नहीं बनाते। ऐसे था दिमाग में, हाँ आता है, अप्रोच तो लग रही थी, बट वो कहीं कंफ्यूजन। हाँ, अगर उसके अंदर अगर अपन सीधी सी बात है टच में नहीं रहेंगे तो फिर बाद में वो यही रहेगा ना। रिवीजन नहीं होता है ना। चलिए देखो, आज कॉम्प्लेक्स का लास्ट लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर में इससे पहले हमने क्या देख लिया था, कॉची रेजिड्यू थ्योरम के क्वेश्चंस भी कर लिए थे, है ना। हेडिंग लिखिए, इवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक। तो इसमें पहला लिखो, फर्स्ट लिखिए इसके अंदर, इवोल्यूशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ 0 to 2 पाई एफ, कोई फंक्शन है साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा का या कोस थीटा का, और यहाँ पे लिख लो डी थीटा, ठीक। यूजिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, यूजिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, यूजिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, ठीक। लिखो इसके अंदर, लेट अस कंसीडर an integral is defined as, an integral is defined as, an integral is defined as, लिख लो I is equal to integration 0 to 2 pi f sin थीटा cos थीटा d थीटा। ये आपके पास कोई इंटीग्रेशन है जो कि फंक्शन साइन का भी हो सकता है और कोस का भी हो सकता है। इसको कॉम्प्लेक्स के थ्रू कैसे सोल्व करेंगे, तो लिखो, चेंज रियल स्पेस इनटू कॉम्प्लेक्स स्पेस, चेंज रियल स्पेस इनटू कॉम्प्लेक्स स्पेस। रियल स्पेस इनटू कॉम्प्लेक्स स्पेस, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स भी अपन पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे। तो जेड बराबर क्या होता है भाई, आर ई टू द पावर आइटा थीटा, ठीक। और आर बराबर यहाँ पे क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, मतलब आपके पास जो सर्किल होगा वो यूनिट रेडियस का होगा, ठीक। तो जेड बराबर हो जाएगा ई टू द पावर आइटा थीटा, डी जेड कितना हो जाएगा, आयोटा ई टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा, ठीक। ये आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तुम्हारे पास में क्या बन, अच्छा अब मुझे डी थीटा को भी हटाना पड़ेगा, है ना। एक तो तुम्हारे पास डी जेड की जगह अपन ये रख देंगे, ठीक है। अब मुझे देखो यहाँ पे डी थीटा को हटाना पड़ेगा। डी थीटा क्या होगा, डी थीटा तुम्हारे पास हो जाएगा डी जेड अपॉन आयोटा, ये नीचे आ जाएगा, और ये नीचे आएगा तो क्या कितने रख सकता हूँ इसको मैं, ये समझ में आया नहीं आया भाई। मेरे को देखो समझना, आपको इंटीग्रेशन ऐसा दिया गिवन होगा। अब मुझे थीटा से जेड में जाना है, तो सीधी सी बात है डी थीटा को हटाऊंगा मैं, तो जेड बराबर आर ई टू द पावर आइटा थीटा, आर की जगह 1 पुट करूंगा यूनिट रेडियस का, तो जेड बराबर ई टू द पावर आइटा थीटा। तो डी जेड आपके पास ये आ गया, मुझे क्या चाहिए, डी थीटा चाहिए, क्योंकि डी थीटा को हटाना है मुझे यहाँ से। तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन आयोटा जेड, ठीक। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लिख लो इसको, एंड अगर आपके पास साइन थीटा है, साइन थीटा, उसको क्या लिखोगे भाई, ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर आइटा थीटा डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, जेड, इसको क्या लिख सकता हूँ, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई। ऐसे ही अगर कोस थीटा होता है तो, कोस थीटा होता है तो मैं लिखूंगा ए टू दी पावर आइटा थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस आइटा थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा जेड प्लस 1 बाई जेड डिवाइडेड बाई, इतना नोट करो एक बार।
क्या चीज़? अपने पास जो इसकी एक तो इसका मेथड ये होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आगे अपन एक बार बताओ, अपने पास में कोई फंक्शन साइन कोस का है, 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अपन सिंपली वैसे सोल्व क्यों नहीं कर रहे हैं? वैसे इसलिए सोल्व नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हारे पास में कॉम्प्लेक्स बनता है। अब इजी वे में आने के लिए अगर मैं रेडियस को 1 नहीं लेता हूं तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा? यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो उसको आसान करने के लिए अपन ऐसा करते हैं, या सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। बाकी उसकी वैल्यू पे चेंज नहीं आएगा। अगर तुम आर भी लेके चलोगे ना तो भी तुम्हारे पास आंसर वही आने वाला है, वो चेंज नहीं आएगा। लेकिन बस इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है, बस इसके लिए कैलकुलेशन टफ बन जाती है, इसलिए हम सिंप्लिसिटी के लिए आर बराबर 1 लेते हैं। तो यहाँ पे जो अपन रेजिड्यू आएंगे वो भी क्या लेंगे फिर बाद में, जो इसके अंदर आएंगे वही लेने हैं अपने को। यस, 1 के अंदर आना चाहिए, 1 आएगा तो नहीं लेंगे, ध्यान रखना, ठीक। हो गया? तो देखो इधर देखो, यूजिंग दिस थ्योरम क्या हो जाएगा भाई? आपके पास जो आई था जो किसके बराबर था? इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, वो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड। ये समझ में आया भाई? तुम्हारे पास ये था, इसमें साइन या कोस जो भी होता है उसको ऐसे चेंज कर लेंगे तो वो जेड का फंक्शन बनेगा, तो एफ जेड हो गया। डी थीटा को रखूंगा मैं डी जेड अपॉन आयोटा जेड, तो डी जेड अपॉन आयोटा को मैंने बाहर ले लिया और ये क्या हो जाएगा? एक सर्किल सी में डिफाइन होगा, और वो सी कैसा होगा तुम्हारे पास में? सी होगा जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, इज इक्वल टू 1 कर लेना इसको यूनिट रेडियस का, ठीक। और ये तो आपको निकालना ही आता है, ये तो आपने पढ़ रखा है ना। वही रेजिड्यू निकालो, सम ऑफ रेजिड्यू निकालो, 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करो। ठीक, अब क्वेश्चन करो इसका। देखो, एक क्वेश्चन कोई भी टॉपिक करो तो उसका एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, अगर वो अच्छे से कर लोगे सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। आपके पास क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कोस थीटा, ठीक। डी थीटा अपॉन 5 प्लस कोस 4 थीटा, 5 प्लस 4 कोस थीटा, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब क्या ये जो हमारे पास में कंडीशन है क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है? लिमिट 0 से 2 पाई है, डी थीटा है, और ये जो फंक्शन है वो किसका है? साइन या कोस का तुम्हारे पास आ रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम उससे सोल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे सबसे पहले? इसको चेंज इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है ना। चेंज इन कॉम्प्लेक्स प्लेन करते जाओ इसको साथ साथ में, जिससे बाद में लिखने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना पड़ेगा, बस समझते जाना, है ना। तो क्या होगा? z बराबर कितना रखेंगे? e टू दी पावर आयोटा थीटा, तो यहाँ से डी थीटा कितना हो जाएगा? डी जेड अपॉन में आयोटा जेड, ठीक। ये वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, ये वैल्यू जब यहाँ से रखेंगे तो तुम्हारे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन, दिस इज c, ठीक। यहाँ पे डी जेड अपॉन में आयोटा जेड 1 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 प्लस 4 कोस थीटा, मतलब z प्लस 1 बाई जेड डिवाइडेड बाई, ठीक है। यहाँ पे जगह कम है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, सबसे पहले तो ये 2 एलशियम लेना, नहीं 2 एलशियम नहीं आएगा, 2 से तुम्हारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ से z एलशियम लेना, तो तुम्हारे पास देखो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन c 1 अपॉन आयोटा तो बाहर आ गया, ठीक है। क्या 1 अपॉन जेड भी बाहर ले लेंगे? ये नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि जेड का ही तुम्हारे पास इंटीग्रेशन हो रहा है। यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन, देखो जेड एलशियम लेंगे तो तुम्हारे पास क्या होगा? पूरे में जेड लेंगे तो ये हो जाएगा 5z
प्लस यहाँ पे देखो 2 बच रहा है, ये जेड भी आएगा तो कितना हो जाएगा 2z², ठीक। फिर प्लस ये 2 अंदर जाएगा, दैट इज द +2, और z नीचे आएगा, अपोन में क्या है dz अपोन में आयटा को मैंने बाहर ले लिया, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या बच गया, यहाँ से तुम्हारे पास बच गया i = 1/i इंटीग्रेशन 1/6। यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ मैं 2z² प्लस 5z प्लस 2dz। इसको एक बार और सोल्व करना पड़ेगा, क्या करूँगा बताओ इसके बाद में, हाँ इसको क्या करेंगे, फैक्टर बनाओ। बाकी कोशिश करो सबसे पहले कि जो z² है इसका कोफिशिएंट कितना बने 1 बने, तो कितना हो जाएगा 1/2i इंटीग्रेशन c dz अपॉन z² प्लस 5/2z प्लस 1, ये लीजिएगा, ठीक। अब दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब तुम्हें मेनली देखो इस पूरे को समझना, यहाँ पे इस पूरे को मैं i' नाम दे देता हूँ, इस पूरे को i' नाम दे देता हूँ, इसको मुझे सोल्व करना है पहले, फिर लास्ट में जो भी इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रख दूंगा 2πi से, जो भी आएगा तुम्हारे पास में उसके बाद आ जाएगा। देखो यहाँ पे अब मुझे ये सोल्व करना है, क्या i' = dz अपॉन z² प्लस 5/2z प्लस 1, ठीक। इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, इसको सोल्व करने का तरीका, इसको कंपेयर करा लो fz dz से, तो ये हो जाएगा z² प्लस 5/2z प्लस 1। बताओ यहाँ पे कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी क्या होगी, ये 0, z² प्लस 5/2z प्लस 1 = 0। इसके टुकड़े करेंगे, या टुकड़े मत करो, अगर कभी ऐसा लगे तो क्या कर लो -b प्लस -b² -4ac/2a होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो -b मतलब -5/2 प्लस -b² मतलब 25/4 -4ac, ab1 cb1 4 ही आएगा, अपॉन में 2a मतलब 2 आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो z = -5/2 प्लस माइनस, यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 25 - 16 9 का रूट लोगे तो 3/2, ये बाई 2 भी है, कर सकता हूँ ऐसा। तो यहाँ से तुम्हारे पास हो जाएगा z बराबर -5/4, इसको z1 बोल दो, प्लस 3/4, और z2 बराबर -5/4 -3/4, ठीक। तो z1 कितना आ गया भाई, देखो z1 तुम्हारे पास आ गया -2/4 -1/2, एंड दूसरा आ गया तुम्हारे पास में z2 बराबर -2। तो ये कैसा होगा, दिस इज द आउटसाइड, ठीक। ये आपके पास आउटसाइड होगा क्योंकि यूनिट रेडियस का है, तुम्हारे पास यही होगा। तो रेजिड्यू निकाल लो, रेजिड्यू एट z = कितना -1/2, क्या होगा भाई, सिंपल पोल ही दिख रहा है तुम्हें, तो लिमिट z टेंड्स टू -1/2 z प्लस 1/2 इंटू fz, तो z प्लस 1/2 इंटू z प्लस 2, यही होगा। ये तुम्हारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ -1/2 रखो तो 3/2 बचेगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 2/3, रेजिड्यू एट z बराबर -1/2। सो i' कितना हो जाएगा 2πi इंटू 2/3। सो i बराबर कितना हो जाएगा, देखो 1/2i था, 1/2i था ना वो, 2πi इंटू 2/3, तो 2i से 2i कैंसिल आउट हो गया, कितना आंसर आ जाएगा 2π/3। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक। तो एक तुम्हें याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से 2π होता है और साइन या कोस का फंक्शन होता है तो उसको कॉम्प्लेक्स से अपन सोल्व कर सकते हैं। तरीका क्या है, पहले साइन कोस को z के फॉर्म में लिखेंगे, थीटा को मतलब z के फॉर्म में लिखेंगे, उसको फिर बाद में उसी जो कॉची रेजिड्यू थ्योरम है उससे आगे सोल्व कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना यूनिट रेडियस का बनेगा तुम्हारे पास।
हैं? और तो बस क्वेश्चन ही है। अच्छा क्वेश्चन में नहीं लिखे, कोशिश किया करो साथ साथ लिखने का। तुम ऐसे मान लो सही बैच में बैठे हो, अगर तुम नेट के बैच में बैठ जाओगे तो फिर तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। नेट के बैच में तो इतना एक्चुअली उसमें होता क्या है, टारगेट पास है ना सर उनका, हैं? टारगेट पास है ना दे सर। नहीं, टारगेट पास, वो दूसरी चीज़ क्या होता है कि वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करवाने होते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। अब जैसे नेट के बैच में क्या होता है, स्टार्टिंग में उनको हम बिठाते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे, फिर बढ़ाते हैं 3 घंटे, फिर होता है 4 घंटे, फिर 4.5 घंटे, ठीक है। और कभी कभी फिर हमें 6-7 घंटे, मतलब उनको बैठने के पहले हैबिट डालते हैं, भाई तुम 2 घंटे बैठो। जब हैबिट पड़ जाती है फिर बाद में धीरे धीरे टाइम बढ़ाते हैं। हो गया? चलें आगे। चलो भाई देखो, अब नोट करके लिखो इसके अंदर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए लिमिट 0 to 2 pi d थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा, a प्लस बी कोस थीटा, या फिर लिमिट 0 से 2 पाई d थीटा अपॉन a प्लस बी साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। कंडीशन क्या रहेगी यहाँ पे, मोड ए ग्रेटर देन मोड बी, ये कंडीशन रहेगी। ठीक, तो पिछला जो क्वेश्चन था वो वैसे तो असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं बनता, लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इसलिए बनता है। ठीक है, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था तुम्हारे पास में डी थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कोस थीटा डी थीटा, तो आ चुका है ऑलरेडी 0 से
2 पाई। तो यहाँ से a बराबर कितना है भाई 5, b बराबर कितना है 4, इससे कंपेयर करोगे ना तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 पाई बाई, दिस इज द आंसर। ठीक है, एक लाइन का आंसर, तो इसलिए आ सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। चले आगे। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल I इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा। ऑप्शन लिखिए 4 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3, 2 पाई। कौन सा ऑप्शन होगा भाई? तो हो सकता है एज इट इज ये क्वेश्चन उठ के आ जाए। क्यों? यस, ठीक है। क्यों हो सकता है कि एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाए? क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन किसने पूछा होगा? ये नेट के अंदर। तुम देखना चाहे पेपर उठा के, बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज देते हैं। इस बार कई थे, एक मैट्रिक्स का था, मैट्रिक्स तुम्हें दे दिया, कोई एक कांस्टेंट मैट्रिक्स दे दिया, बोल दिया 2 वैल्यू आइगन वैल्यू ये है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। मतलब एज इट इज नेट के क्वेश्चन डालते हैं वो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो अपने को लगेंगे कि यस ये आ सकते हैं, वो अपन सोल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो, अब क्या ये स्टैंडर्ड बन रहा है अब, लेकिन मैं बना सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या देखो, 1/2 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा, लिख सकता हूं ऐसा। ठीक है, ये तभी लिख सकते हैं जब मेरे पास जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा? इवन फंक्शन होगा। अगर यहां साइन होता तो मैं ये नहीं लिख सकता था। ठीक है, तो अब देख लो 1/2 इंटू इसकी वैल्यू निकाली थी अभी 2 पाई बाई 3, तो कितना आ गया पाई बाई 3। दिस इज पाई बाई 3। ठीक, अच्छा, ये फॉर्मूला हर कोई पढ़ के जाता है। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा का स्क्वायर। ये फाइंड आउट करो।
हुआ भाई? माइनस तुम्हारा कितना आ रहा है? देखिए देखो, इधर देखो, एक बार इधर देखो, मुझे भी नहीं पता डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, ठीक है, अभी निकाल लेते हैं इसका फॉर्मूला, है ना। देखो आपको पता है डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा 0 to 2 पाई कितना होता है? 2 पाई अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट, यही होता है। अब मुझे क्या चाहिए? इसका स्क्वायर। कैसे आएगा स्क्वायर? यस, देखो इसका डिफरेंशिएट कर दो, डेल अपॉन डेल ए और डेल अपॉन डेल ए, ए के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर दो, ठीक। बी के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं करूँगा? अगर बी के रेस्पेक्ट में करूँगा तो उसमें कोस वाला और आएगा तुम्हारे पास में, ठीक है ना। तो ए के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा? इसको ऊपर ले जाओ, इसकी पावर -1, तो क्या होता है? -1 अपॉन -1 -2 हो जाएगा, ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर डी थीटा 0 से 2 पाई, और इसके बाद में इसका भी होता है ए के रेस्पेक्ट में, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो यही बचेगा। इसका कितना हो जाएगा? देखो 2 पाई तो ऐसे कि ऐसे, ये ऊपर जाएगा तो -1/2 और -1 तो 3/2 हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू इसका कितना होगा? 2a, ठीक। ये देखो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये तुम्हारे पास बचेगा डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 पाई ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 3/2। माइनस क्यों आएगा? ठीक। अब देखो इसको कंपेयर कर लो, a बराबर 5 b बराबर 4, तो 2 पाई इंटू ए कितना है? 5 अपॉन ए स्क्वायर, दैट मीन्स 25 माइनस बी स्क्वायर मीन्स 16 की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 10 पाई अपॉन 25 माइनस 16 9, तो 9 को कितना लिख सकता हूँ मैं? 3 का स्क्वायर 3/2, तो कितना हो जाएगा? 10 पाई अपॉन में, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक। तो आप इसको भी फॉर्मूले के फॉर्म में याद रख लो, किसको? इस वाले को, ये रिमेंबर। कर लोगे ना? अब यहाँ से और क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है, तरीका बता दिया, ये तरीका है करने का, और जो ये फॉर्मूले बताएं हो सकता है क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। तो पहली बात तो यहाँ से आरपीएससी में क्वेश्चन आया नहीं है, आता है तो यहीं से आएगा। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला। और स्टैंडर्ड तुम्हें ध्यान नहीं है? तुम्हें ध्यान है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट वाला, वो तो भी करवाएंगे ना। नहीं, इसका बोल रहा हूं मैं 0 से 2 पाई के भी, उसमें तो करवाएंगे। हो गया? लिखिए इसके अंदर सेकंड टाइप का लिखिए, सेकंड टाइप का लिखिए। अगर आपके पास में इफ इंटीग्रल
माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट f1x अपॉन में f2x dx, f1x अपॉन f2x dx। देखो वेयर f1x एंड f2x आर पोलिनोमियल इन, वेयर f1x एंड f2x आर polynomial in x and f2x has no real root, x and f2x has no real root, f2x has no real root। सेकेंड लिखो, द डिग्री ऑफ f2x is greater than the degree of f2x greater than f1x at least 2, f1x at least 2। by this method if we integrate, by this method if we integrate sin mx और cos mx, sin mx और cos mx, तो इनको क्या लिखा जाता है, e टू द पावर iota m z, नॉट x, z, e टू द पावर iota m z एंड जहाँ जहाँ x प्रेजेंट होता है उसको क्या लिखते हैं, z लिखते हैं, है ना। तो लिख लो, इस केस में आपके पास बन जाता है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन c, ओनली कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन गया, तो ये बन जाएगा एफ जेड डी जेड, डेट इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू इनसाइड सी, सम ऑफ रेजिड्यू इनसाइड सी, ठीक। और सी आपके पास कैसा होगा, सी आपके पास होगा इसके अंदर दिस, ठीक। मतलब ये आपके पास कैसा एक्सेस है, समझना भाई इसको, दिस इज रियल एक्सेस, ठीक है। और ये आपके पास कैसा है, इमेजिनरी एक्सेस, ये आपके पास ओरिजिन ओ है। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे जो आपके पास इंटीग्रेशन होगा, फंक्शन जो होगा f1x और f2x का होगा। दूसरा जो f2x होगा, मतलब नीचे जो होगा उसके जो रूट निकलेंगे वो हमेशा कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, रियल नहीं होने चाहिए वो, ठीक है, तभी ये मेथड एप्लीकेबल है। तीसरा तुम्हारे पास में क्या है कि जो f2x है वो f1x की डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए f2x की, f1x से ऊपर वाले से नीचे वाले का डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 2, ठीक है। अगर ऐसा केस है तो उस केस में तुम्हारे पास ये होगा। और इसके अंदर अगर इसमें रूट कैसे आएंगे, कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी हमेशा इमेजिनरी आएगा। नेगेटिव इमेजिनरी आता है उसको क्या मानेंगे, उसको क्या मानेंगे, नेगेटिव इमेजिनरी आता है तो भाई फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस आयटा आ गया, तो प्लस माइनस तो आयटा, तो प्लस आयटा तो इसके अंदर होगा और माइनस आयटा इसके आउटसाइड होगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। लिखिए इसके अंदर, ये नोट कर लिया, ये नोट करो और क्वेश्चन लिखिए इसके अंदर। जैसे देखो एक आपके पास क्वेश्चन है जो कि TIFR के अंदर पूछा हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है। आई आपके पास है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
हाँ जी, कितना है आंसर? अब देखो नीचे तो x का फंक्शन है, ऊपर मैं क्या मानूंगा, x की पावर 0। तो ऊपर तो 0 डिग्री का हो गया, नीचे 2 डिग्री का हो गया, तो नीचे वाला ज़्यादा हो गया। सेकंड, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x को z से रिप्लेस कर दूंगा, तो i आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन c dz अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे सोल्व करेंगे, कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी। अब सोल्व करने का तरीका वही रहेगा, क्या होगा, 1 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो जेड बराबर प्लस माइनस आयटा, तो जेड बराबर आयटा तो होगा इनसाइड और जेड बराबर माइनस आयटा होगा आउटसाइड। ठीक, तो तुम्हारे पास क्या होगा, रेजिड्यू निकाल लो, रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू प्लस आयटा लिमिट जेड टेंस टू आयटा जेड माइनस आयटा 1 अपॉन जेड माइनस आयटा जेड प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी माइनस वाला, तो ये कितना बचेगा तुम्हारे पास में 1 अपॉन 2 आयटा। सो आई बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई आयटा इंटू 1 बाई 2 आयटा, तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन करके और बता दो। क्वेश्चन लिखिए, I इज इक्वल टू cos mx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 टू इनफाइनाइट। ये वाला क्वेश्चन करवा रखा था, इस बार एग्जाम में क्या आया था, m की जगह अल्फा था, लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट था। ठीक है, तो एज इट इज क्वेश्चन तुम्हारे पूछा हुआ था नेट के अंदर, करो इसको जल्दी से। तो सबसे पहले क्या स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, लिमिट नहीं है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/2 माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कोस एम एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे लिख सकता हूं ना इसको, क्योंकि अब देखो ये ऐसे तभी लिख सकता हूं कब, जब तुम्हारे पास ये फंक्शन कैसा हो, इवन फंक्शन हो, तब भी इसको ऐसा लिख सकता हूं। अब ये स्टैंडर्ड बन गया, तो इसको सोल्व करो।
क्या भाई हैं? देखो सिंपल सा है बिल्कुल। इधर देखो, इधर देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन c, ठीक, और ये इसको लिखूंगा e टू द पावर आयोटा एम जेड अपॉन में 1 + z², और यहाँ पे dz, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे कोस है तो बाहर क्या लिखोगे, i = 1/2 रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, क्योंकि इसको ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, cos mz प्लस आयोटा साइन mz, यही आएगा ना तुम्हारे पास। अब देखो तुम्हारे पास में अगर तुम्हें cos mz चाहिए तो क्या है इसका, ये इसका रियल पार्ट ही तो है, ये ऐसे लिखना पड़ेगा। अब तो इसको सोल्व कर लो। इसमें क्या लगेगा, कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी क्या होगा, 1 + z² 0, तो z बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा, माइनस वाला आउटसाइड, तो रेजिड्यू निकाल लो। रेजिड्यू एट z इक्वल टू प्लस आयोटा पे लिमिट z टेंस टू आयोटा z माइनस आयोटा e टू द पावर आयोटा mz अपॉन z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। z बराबर आयोटा रखो, कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस m डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 आयोटा, ठीक। तो आई आपके पास देखो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, एक तो स्टेप छोड़ के, है ना, ये 1/2 ऐसे कि ऐसे, ठीक। यहाँ पे तुम्हारे पास e टू द पावर m, ये रियल पार्ट ही चलेगा, e टू द पावर माइनस m अपॉन 2 आयोटा इंटू, यही होगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2 से 2 π/2, इसका रियल पार्ट रियल ही है तुम्हारे पास में, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट लिखिए, इसके अंदर नोट करके लिखेंगे, अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिए इंटीग्रेशन i = dx अपॉन x4 प्लस a4 माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट इज इक्वल टू, इसका चाहो तो इसको सोल्व भी कर सकते हो, अपन यहाँ पे सोल्व नहीं करेंगे। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, π/√2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड i = 0 to infinite dx अपॉन 1 + x4, जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा। बाय बाय, इसको पहले स्टैंडर्ड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, i = 1/2 माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट dx अपॉन 1 + x4, ठीक। यहाँ पे a बराबर कितना है, 1, इसको 1 की पावर 4 लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 पाई अपॉन में a³ √2, ऐसे कि ऐसे, a³ का मतलब 1 का क्यूब, दैट इज द π/2 √2, ठीक। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो i = dx अपॉन x4 + 4, ये कैलकुलेट करो जल्दी से।
भाई भाई वेरी गुड। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 माइनस इनफाइनाइट से स्टैंडर्ड तो मुझे बनाना पड़ेगा है ना, और इसको लिख सकता हूँ x4 प्लस √2 की पावर 4। तो a बराबर कितना हो गया यहाँ पे √2। तो तुम्हारे पास i बराबर कितना हो जाएगा, i बन जाएगा 1/2 और यहाँ पे पाई अपॉन √2 a³, a √2 है तो कितना हो जाएगा 2√2। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में π/8। तो उसका जीरो लिखेंगे या फिर उसको सोल्व करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा। जीरो तो तब लिखते जब माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट लिमिट होता। समझ रहे हो भाई? मान लो अब तुम्हारे पास में ये हो गया dx अपॉन 1 + x³, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनाइट। तो इसे तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट होता तो जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज दिस इज नॉट ए ओड फंक्शन। क्या 1/1 + x³ क्या ओड फंक्शन है? ओड फंक्शन तब होता है जब माइनस के साथ में सेम फंक्शन आता है। कहने का मतलब ये f(x) है, अगर x की जगह मैं -x रखता हूं तो कितना आएगा? तो क्या ये सेम फंक्शन आ रहा है क्या? तो ये ओड फंक्शन नहीं हुआ फिर बाद में, ठीक है। हाँ, ओनली तुम्हारे पास 1/x³ होता तो मैं बोलता कि ये ओड फंक्शन है, क्योंकि अब x की जगह -x रखता हूं तो -1/x³ आता है, तो फंक्शन सेम आ रहा है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? दिस इज f(x). अगर मैं f-x लिखूंगा तो क्या आएगा? वो -(f(x) आएगा ना इसके लिए, बट इसमें सेम थोड़ी आ रहा है। ये तो 1 + x³ हो गया, 1 - x, अलग अलग फंक्शन हो गए तुम्हारे पास। आ रहा है आशीष समझ में? तो इसका मतलब ये ओड फंक्शन नहीं है तो भी जीरो नहीं होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। क्लियर है ये? π/8। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखेंगे, अभी देखो सिंगुलर पॉइंट हमने कहाँ देखे? इमेजिनरी एक्सेस पे। अगर सिंगुलर पॉइंट रियल एक्सेस पे होता है तो क्या करेंगे? ओनली जहां 2πi से मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां पे πi से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखो इसके अंदर, इफ सिंगुलर एग्जिस्ट ऑन रियल एक्सेस, इफ सिंगुलर पॉइंट exist on real axis, if singular point exist on real axis, ठीक। लिखो -∞ to +∞ f(x) dx is equal to πi into sum of residue, मतलब डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे, तरीका वही रहेगा। मतलब पहले इसको क्या करेंगे? जेड में चेंज करेंगे, ठीक है। फिर वो कॉम्प्लेक्स बनेगा तब ये होता है, डायरेक्टली कभी भी नहीं होता। ऐसा नहीं है -∞ से +∞, ये तो x का फंक्शन है, उसके लिए थोड़ी वैलिड होगा ये, रियल के लिए वैलिड नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स के लिए वैलिड होता है। तो इसको पहले जेड में चेंज करेंगे, ठीक। क्लियर है ये? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका भी। क्वेश्चन लिखो, i is equal to -∞ से +∞, -∞ से +∞ sin x/x dx।
हो गया भाई? कितना आंसर आया? पाई आयोटा नहीं आएगा, पाई आएगा, है ना, क्योंकि उसका इमेजनरी पार्ट भी तो लोगे आप। भाई समझ में आ रहा है? इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा इमेजनरी पार्ट ऑफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर आयोटा एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ऐसे लिखोगे। उसके बाद x को किस में चेंज करोगे? तो ये हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन सी ई टू द पावर आयोटा z बाई z डी z, ऐसे ही होगा तुम्हारे पास। अब कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी क्या होगा? z बराबर 0। देखो ये तो 0 बन रहा है और ये 0 नहीं बन रहा है, तो बन रहा है ना इनफाइनाइट, तो सिंगल पोल हो जाएगा, ये सिंपल पोल हो जाएगा। लिमिट z टेंस टू 0 z माइनस 0 ई टू द पावर आयोटा z अपॉन z, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो i इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 इंटू पाई आयोटा। तो ये तुम्हारे पास इस पाई आयोटा का इमेजनरी पार्ट कितना है? पाई इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके पास में थे इंटीग्रेशंस वाले क्वेश्चंस, बन जाएंगे, ठीक है। हो सकता है दोनों मिक्स आ जाए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, रियल रूट भी हो और इमेजनरी भी रूट भी हो, तो क्या करोगे? करना सब कुछ वही है, इमेजनरी वाले को 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करना, रियल वाले को पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, आंसर आ गया तुम्हारा। कर लोगे ना? चलो, आएगा नहीं वैसे वो क्वेश्चन, मैं तुम्हें बता दूं, आरपीएससी में तो नहीं आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में तो नहीं आएगा। हाँ नेट में आते हैं वो क्वेश्चन, इस यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक। नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर। देखो अब आपका ये पार्ट खत्म हो चुका है, बट मैंने जब सिंगुलरिटी पढ़ाया था तो एक पॉइंट छूट गया था, दैट इज द ब्रांच पॉइंट, ठीक है। तो हेडिंग लिखिए इसके अंदर ब्रांच पॉइंट। ब्रांच पॉइंट भी एक तरह से क्या है तुम्हारे पास में? सिंगुलरिटी है। ब्रांच पॉइंट लिखिए इसके अंदर, टू फाइंड द ब्रांच पॉइंट, चाहे कोष्टक में लिख सकते हो, ब्रांच सिंगुलरिटी, ब्रांच सिंगुलरिटी लिखो, टू फाइंड द ब्रांच पॉइंट स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट लिखो, कन्वर्ट द फंक्शन इन पोलर फॉर्म, कन्वर्ट फंक्शन इन polar form, convert function in polar form, that means z is equal to r e to the power iota theta, ठीक है। स्टेप सेकंड, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा बराबर थीटा 1, देखो, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू for a particular value at theta बराबर theta 1, find the value of function at theta बराबर theta 1, find value of function, find value of function। step 3, थीटा की जगह एक बार तो रखो थीटा 1 प्लस 2 पाई, एक बार रखो थीटा 1 प्लस 4 पाई। इफ फंक्शन एफ आर थीटा इज इक्वल टू एफ आर थीटा 1 प्लस 2 पाई इज इक्वल टू एफ आर थीटा 1 प्लस 4 पाई। देखो, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड,
इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन नो ब्रांच पॉइंट, देन नो ब्रांच पॉइंट, नो ब्रांच पॉइंट, otherwise branch point exist, otherwise branch point exist, otherwise branch point exist। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल आपके पास है एफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर हाफ। चलिए इसे चेक करके बताओ। स्टेप फर्स्ट क्या करोगे, स्टेप फर्स्ट क्या करोगे, आर थीटा में चेंज करो। स्टेप सेकंड थीटा बराबर थीटा प्लस 2 पाई। स्टेप थर्ड थीटा बराबर थीटा प्लस 4 पाई। चेक करो, सब बराबर आते हैं तो ब्रांच पॉइंट नहीं होगा, नहीं आते हैं तो ब्रांच पॉइंट होगा। हाँ भाई, क्या बराबर आ रहा है? हाँ, कोई भी थीटा, बस थीटा 1 रखो, चाहे थीटा रहने दो, बात वही है। फिर थीटा की जगह थीटा प्लस 2 पाई रख के देख लो, थीटा प्लस 4 पाई रख के देख लो। नहीं समझे? देखो यहाँ पे सबसे पहले रखेंगे जेड बराबर आर ई टू द पावर आईटा थीटा। ठीक, तो तुम्हारे पास अभी थीटा तुम्हारे पास कुछ भी हो सकता है, बट हमें क्या करना है, जो भी थीटा होगा उसमें 2 पाई ऐड करके देखना है, 4 पाई ऐड करके देखना है। ठीक है, क्या आता है तुम्हारे पास, तो क्या हो जाएगा एफ आर थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट आर और ई टू द पावर आईटा, ऐसा ही होगा तुम्हारे पास में। अब क्या करें, एफ आर थीटा प्लस 2 पाई, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, आयोटा थीटा प्लस 2 पाई बाई 2, ये होगा तुम्हारे पास। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट आर ई टू द पावर आयोटा थीटा बाई 2, ये तो ऐसे कैसे आ गया, और इसको अंदर ले जाओगे तो क्या आएगा, ई टू द पावर आयोटा पाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अतः इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर माइनस में ई टू द पावर आयोटा थीटा बाई 2। ठीक, दिस इज द एफ आर थीटा प्लस 2 पाई। इसका मतलब क्या हो गया भाई, एफ आर इज नॉट इक्वल टू, सॉरी एफ आर थीटा इज नॉट इक्वल टू, ऐसा ही आ रहा है क्या, देखो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रांच पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, तो लिखो, लिखो इसके अंदर, सो ब्रांच पॉइंट एग्जिस्ट, सो ब्रांच पॉइंट एग्जिस्ट, ब्रांच पॉइंट एग्जिस्ट, सो ब्रांच पॉइंट एग्जिस्ट, नीचे करना है, हो गया आशीष, हो गया, ठीक, ब्रांच पॉइंट एग्जिस्ट। अब लिखो इसके अंदर, अब देखो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, नाउ, नाउ आपके पास है एफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट जेड, यानी कि जेड की पावर, यानी कि जेड माइनस 0 की पावर हाफ, ये होगा तुम्हारे पास में। इसको मैं क्या लिख सकता हूं,
तो यहाँ पे जो ब्रांच पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, जेड बराबर जेड नोट पे, और यहाँ से इसको कंपेयर करोगे तो क्या होगा, 0 के ऊपर। तो लिखो इसके अंदर, लिखो सो जेड बराबर 0 इज ए ब्रांच पॉइंट, सो जेड बराबर 0 इज ए ब्रांच पॉइंट और ब्रांच सिंगुलरिटी, ब्रांच सिंगुलरिटी। सीधी सी बात, देखो अभी आपको मैं नोट करवा के लिखवाऊंगा तो ये आपको पता लग जाएगा कहाँ पे तुम्हारे पास ब्रांच पॉइंट होगा, वो नोट करके लिख लो, वो नोट करके लिख लो। लिखो इफ एफ जेड इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन देन, इफ एफ जेड इज multi-valued function, if fz is multi-valued function, then the point where fz is, then the point where fz is not differentiate is known as branch point, is known as branch point, is known as branch point। ठीक, तो बताओ ये कहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं है, इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आएगा, 1/2 अंडर रूट जेड, और जेड बराबर 0 रखोगे तो एफ डैश जेड इनफाइनाइट बन जाएगा। इसका मतलब ये कहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं है, जेड बराबर 0 के ऊपर, इसलिए जेड बराबर 0 इज ए ब्रांच सिंगुलरिटी या ब्रांच पॉइंट। ठीक, जैसे और अदर एग्जांपल करते हैं, अब लिख लो इसके अंदर। तो मैंने बोला मल्टी वैल्यूड फंक्शन, तो जितने भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन हैं, ठीक है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, तो लिखो इसके अंदर मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो लिखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फर्स्ट लिखो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, इस टाइप के। ठीक, सेकंड लिखो स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन है ना, जैसे अंडर रूट जेड मैंने बोला दैट इज द स्क्वायर रूट। अब जेड बराबर 4 रख दो तो कितना आएगा, +-2 आएगा, तो वो मल्टी वैल्यूड हो गया है ना, जेड की एक वैल्यू के लिए तुम्हारे पास 2 वैल्यू मिल रही है, तो +2 एक -2, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो तुम्हारे पास में एफ जेड बराबर जेड की पावर 1/n टाइप के जो भी फंक्शन होंगे। नेक्स्ट लिखो लोगरिथम फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन। ठीक, चलिए अब जैसे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन आपके पास है एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, ठीक, की पावर हाफ, ठीक। तो बताओ ब्रांच पॉइंट कौन कौन से होंगे, इसके ब्रांच पॉइंट कौन कौन से होंगे।
हाँ देखो, यस देखो एफ जेड आपके पास में जेड की पावर 1/n टाइप का हो गया या स्क्वायर रूट टाइप का हो गया, तो ब्रांच पॉइंट, सो ब्रांच पॉइंट एग्जिस्ट। और वो कैसे चेक करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करो, एफ डैश जेड कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 1/2 जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 की पावर हाफ इंटू में 2z माइनस 3, यही होगा। तो बताओ ये कहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा, एफ डैश जेड इज नॉट डिफाइंड इफ जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बन जाए। ठीक है, तो ये किससे टुकड़े क्या होंगे, जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो जेड माइनस 2 माइनस 1, हाँ नहीं ये प्लस 2 आएगा, जेड माइनस 2, तो जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, इसका मतलब क्या हो गया, जेड बराबर 1 एंड 2 इज ए ब्रांच पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर एफ जेड इज इक्वल टू साइन इनवर्स जेड। साइन इनवर्स जेड, एफ जेड इज इक्वल टू साइन इनवर्स जेड। दिस इज आल्सो ए मल्टीवैल्यूड फंक्शन। ठीक है, सो ब्रांच पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, कैसे निकालेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करो, क्या होता है 1/अंडर रूट में आता है ना। ठीक है, सो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1 इज ए ब्रांच पॉइंट। क्या चीज, ऐसा कर सकते हो तुम, बाकी तरीका मैं बता रहा हूं, तरीका यही होता है, ब्रांच पॉइंट वहां पे एग्जिस्ट करेगा जहां पे उसका डिफरेंशिएट डिफाइन नहीं होगा, है ना। ब्रांच सिंगुलर पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट एफ जेड इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन और लिख लो, लोगरिथम ln जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। ठीक, तो वही क्या करेंगे इसका, एफ डैश जेड 1/, जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, और इसका कितना हो जाएगा 2z माइनस 3। ठीक, सो एफ डैश जेड इज नॉट डिफाइन इफ जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो वापस से कितना आ जाएगा, जेड बराबर 1 एंड 2 इज ए ब्रांच पॉइंट। इस तरह से आपका जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन वाला पार्ट है वो फिनिश हो गया। इस बार का पेपर मिल सकता है भाई असिस्टेंट प्रोफेसर का, इस बार वाला सर्च करो एक बार, क्या पता गूगल वगैरह पे कहीं पे डाल रखा हो, आरपीएससी ने तो नहीं डाल रखा। ठीक है, मेरे पास है लेकिन किसी स्टूडेंट को दे रखा है मैंने, चेक करो एक बार, चेक करो, जिससे अभी कॉम्प्लेक्स वाले फंक्शन निकाले, क्योंकि पिछली बार वाले तो सारे करवा दिए मैंने आपको। अब जितने भी क्वेश्चंस मिले आपको कॉम्प्लेक्स से कहीं से भी, वो निकाल के देखो, लेकिन लेवल यही निकालना। ठीक है, हाँ आप निकालो, नेट के भी निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आपके लिए पूरा, मतलब एक तरह से तुम अगर आरपीएससी, हाँ यस, है ना, अगर आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो भाई, इसलिए मैं यहीं पे ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नहीं, मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे छोड़ दिए जिसका लेवल बहुत हाई है, वो मैंने करवाए नहीं। ठीक है ना, तो इसमें देख लो अगर मिल जाता है तो।
तो ये पहला टॉपिक था जिसमें अपन ने सफिशिएंट टाइम लिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन स्पीड पकड़ेंगे भाई, है ना। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, जो अपन कल स्टार्ट करेंगे। मिला क्या? यूट्यूब पे देख लो अगर मिल जाए तो। डाउनलोड किया मैंने पेपर। अपनी ये साइट पे चेक कर लो एक बार। मैंने बोला पीडीएफ में पहुंचा। यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब पे किसी ने डाल रखा होगा। शनिवार कब है? कल या परसों? हाँ, परसों टेस्ट हो जाए तुम्हारा। ज़्यादा नहीं, जस्ट आधा घंटे का टेस्ट होगा। जहाँ तुम 5 बजे आते हो वहाँ कितने बजे आ जाना? 4:30 बजे आ जाना, 4:15 बजे आ जाना, ठीक है। और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तुम्हारे पास होंगे कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। वो क्वेश्चन तुम सोल्व कर लेना, ठीक है। तो जितना हो सकता है तुम्हारा शनिवार को टेस्ट होगा। अगर बाई चांस शनिवार को नहीं हो पाता है तो फिर मंडे को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टेस्ट होगा, ठीक है। और तुम्हारा नेक्स्ट क्लास कल होगा, दैट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो कल पहला क्लास होगा, छोड़ दो मत, लेना क्लास, नहीं फिर आगे वाली चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक। चलिए निकालो, कैसे नहीं दिखेंगे?